नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके समक्ष। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज अपने डिस्कस करेंगे कृषि से संबंधित एक ऐसा विषय जो हाल फिलहाल के अंदर करंट के अंदर काफ़ी सुर्खियों में रहा। मुद्दा क्या है साथियों? अमेरिका के द्वारा रशिया पर गेहूं और उर्वरक के निर्यात पर पाबंदी संपूर्ण तौर पर हटा दी गई है। आइए, क्या है इस प्रश्न के मायने, क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर अपने ये भी मुद्दा डिस्कस करेंगे कि भारत में गेहूं और उर्वरक के निर्यात पर रूस का क्या सहयोग है, किस प्रकार से भारत जो है वो उर्वरक का, खाद का क्या करता है, निर्यात करता है रशिया से, कितने नंबर पर आता है निर्यातक के तौर पर। ये सारी की सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट पढ़वाता हूं और इस रिपोर्ट के अनुसार पर अपने जानेंगे कि वास्तविक तौर पर ये न्यूज़ क्या बनी है। साथियों, आपके समक्ष एक छोटी सी यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी आपको, और ऊपर लिखा होगा यूनाइटेड नेशन। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या तात्पर्य है। यूनाइटेड नेशन यानी कि अपने आप के अंदर यूएन की एक रिपोर्ट है, यूएन की एक रिपोर्ट है, या ये मान लीजिए यूएन के द्वारा एक खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर के अंदर बताया गया है कि हाल ही के अंदर यूएन में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के चलते हुए यूएस की तरफ से ये कहा गया, ये बयानबाजी की गई कि वास्तविक तौर पर अमेरिका चाहता है कि रशिया पर सारे के सारे प्रतिबंध हटा दिए जाएं। कौन से प्रतिबंध? सारों की अगर बात करें तो गेहूं और उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और अनाज पर जो रोक लगा रखी थी अमेरिका ने, किस मुद्दे पर रोक लगाई थी? यूक्रेन रशिया क्राइसिस के चलते हुए। चलिए साथियों, तो ये रिपोर्ट एक बार थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जहां पर आपको स्पष्ट आंकड़े अच्छे से दिखाई देंगे। अगर मैं इसके बारे में बताने का प्रयास करूं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है लेक ऑफ ग्रेन एक्सपोर्ट ड्राइविंग ग्लोबल हंगर टू फ्रीमाइन लेवल्स एज वॉर इन यूक्रेन कंटिन्यूस। स्पीकर्स वारन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी, वहां के सिक्योरिटी काउंसिल्स के स्पीकर के द्वारा भी यह बात कही गई कि वास्तविक तौर पर रशिया पर जितने भी प्रतिबंध थे, जितने भी सैंक्शंस थे गेहूं और उर्वरक से संबंधित, वो हटा देने में ही अच्छा रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण ये है साथियों, क्योंकि गेहूं और उर्वरक का अगर सबसे बड़ा निर्यातक अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर रशिया को ही माना जाता है, ठीक है। इसी के चलते हुए रशिया पर जब यह प्रतिबंध लगाया गया तो जो अमेरिका समर्थित देश थे वो तो वहां से गेहूं और उर्वरक लेने से रहे। इस वजह से वहां पर फैल गई भुखमरी, बहुत सारे देशों के अंदर अकाल आ गया। भुखमरी बढ़ने के स्तर पर क्या हो गया जी? अनाज की पैदावार कम होने लगी। पैदावार कम होने की वजह से अनाज बाहर से मंगवा नहीं सके। पहले कहां से मंगवाते थे? रशिया से। खाद मंगवा नहीं सके, कहां से मंगवाते थे? रशिया से, क्योंकि यूएस ने प्रतिबंध लगा रखे थे यूक्रेन और क्राइसिस के चलते हुए, है ना। इस वजह से साथियों अभी इतनी ज्यादा तंगी होने लगी, इतनी ज्यादा कमी आ गई, भुखमरी पड़ गई, अकाल आ गया, जिसकी वजह से यूएस के द्वारा यह कहा गया यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर कि अब भैया हटा ही दिया जाए, तभी बेहतर होगा। समझ में आ गई बात? चलिए, दूसरी बात मैं आपको और समझाने का प्रयास करता हूं, आइए समझने का प्रयास करते हैं साथियों। मैंने आपको बताया कि उर्वरक के अंदर भी देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स के अंदर भी सबसे बड़ा निर्यातक है रूस, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि फर्टिलाइजर उत्पादकता के अंदर भी सबसे ज्यादा है वो रूस के अंदर। उसके बाद में चाइना करता है, फिर सऊदी अरब करता है, इस प्रकार से, ठीक है ना, फिर यूएस करता है। तो याद कर लेना, निर्यातक के अंदर अगर देखा जाए तो रशिया है जो साथियों, वो उर्वरक का या खाद का सबसे बड़ा प्रोडक्शन भी करता है। उत्पादकता ज्यादा होगी तो निर्यात भी तो ज्यादा करेगा, है ना, बेचेगा भी तो ज्यादा, सिंपल सी बात है। चलिए, उसके बाद में और समझने का प्रयास करते हैं। तो यूएस ने रशिया का अभी समर्थन किया है कि आप गेहूं का एक्सपोर्ट करिए, आप किसी भी देश को गेहूं बेच सकते हैं, क्योंकि बाकी सभी देशों के अंदर भुखमरी के क्या है, संकट पैदा हो चुके हैं। आइए साथियों और जानने का प्रयास करते हैं, यहां पर भी यह चीज लिखा हुआ है, ठीक है जी। एक रिपोर्ट अपने और पढ़ने का प्रयास करते हैं, आइए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है जी। चलिए, ये कुछ आंकड़े अपने समक्ष लिखे गए हैं ग्राफ के बेसिस पर, जहां से अपने को पता चलेगा वास्तविक तौर पे कि किस प्रकार से यूएस के द्वारा जब ये सैंक्शंस हटाए गए उससे पूर्व, उससे पहले क्या क्या प्रभाव था। उर्वरक या खाद की कीमतें किस स्तर पर बढ़ी, गेहूं या अनाज की कीमतें किस स्तर पर बढ़ी। उससे पहले थोड़ा यह जानने का प्रयास करते हैं साथियों कि जिसके चलते हुए देखो, अब रूस पर तो बैन लगाया लगाया, लेकिन आपने एक न्यूज सुनी होगी, चाइना ने और भारत ने भी क्या है साथियों,
निर्यात रोक दिया था। गेहूं का निर्यात है वो भारत के द्वारा भी रोका गया और चाइना के द्वारा भी रोका गया। अब सर जी रशिया पर जो देश डिपेंड थे वहां से तो बिल्कुल पत्ता साफ हो गया क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए। अब रूस पर तो प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन भारत और चाइना है ये रूस समर्थित देश है, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो भैया इन्होंने भी अपने निर्यात पर रोक लगा दी। हालांकि भारत के तो और भी बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना, किसी और सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा, है ना। तो भारत के तो और भी बहुत मुख्य कारण थे निर्यात पर बैन करने के, जिसके चलते हुए और जो देश थे वो इन पर डिपेंडेंट थे अनाज मंगाने के संदर्भ में। अब भैया उनका पत्ता भी साफ हो गया। अब मंगवाए तो कहां से मंगवाएं, भुखमरी तो आनी थी, है ना, भुखमरी आनी थी, अकाल बढ़ना था, जिसकी वजह से साथियों यूएस ने अभी क्या किया, यूएस ने बोला कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी तो सैंक्शंस हटाने ही पड़ेंगे, निर्यात का समर्थन करना पड़ेगा। और निर्यात के समर्थन के चलते हुए यूएस ने एक रिपोर्ट के अंदर यूनाइटेड नेशन असेंबली में यह कह दिया कि भैया रशिया को मुक्त करते हैं, रशिया चाहे गेहूं बेच सकता है, रशिया चाहे उर्वरक या खाद भी बेच सकता है। अब रशिया पुनः वापस अपने ट्रेड के अंदर, अपने व्यापार के अंदर वापस से उतर जाएगा मार्केट में और उसी तरीके से अपना व्यापार है वो डेवलप करेगा। चलिए साथियों और जानने का प्रयास करते हैं। आइए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं इसके अंदर जो सीधी सीधी सी बात है, इनडायरेक्टली तौर पर अब कोई भी देश है वो रूस से गेहूं खरीद सकता है, चाहे वो अमेरिका समर्थित हो चाहे वो अमेरिका विरोधित देश हो, ठीक है जी। चलिए उसके बाद में अपने ये जानते हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन के अंदर खबर दी, ये कहा गया वो किसके द्वारा कहा गया। यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएस की एक प्रतिनिधि, यूएस की एक प्रतिनिधि यानी कि यूएस की तरफ से यहां पर पहुंची हुई एक महिला जो यहाँ की एम्बेसडर है, ठीक है ना, एम्बेसडर भी आप कह सकते हो, ठीक है जी, एम्बेसडर है या एम्बेसडर है, ठीक है जी। तो यूएस की एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठी हुई हैं, उनके द्वारा ये बयान किया गया या उनके द्वारा ये कहा गया वास्तविक तौर पर, ठीक है जी, कि अभी रूस पर संपूर्ण तौर पर क्या है, प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। गेहूं और उर्वरक से संबंधित रूस क्या है अभी बेच सकता है, अमेरिका इस बात का समर्थन करेगा। ये बात है जो कही गई साथियों, ठीक है जी। अगर देखा जाए तो वहां की एम्बेसडर हैं लैंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, है ना, इनकी तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा, लैंडा थॉमस ग्रीनफील्ड के द्वारा ये बात कही गई साथियों। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब उर्वरक की बात आई है साथियों, तो कहीं ना कहीं रशिया अपना व्यापार बढ़ाएगा उर्वरक के तौर पर। देखो पैदावार नहीं होगी तो जाहिर सी बात है फसलों की जब पैदावार के अंदर कमी आएगी तो अपने आप ही क्या है, गेहूं अनाज चावल, है ना, इन सब चीजों की कमी भी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे देश ऐसे थे जो फर्टिलाइजर्स के तौर पर रशिया पर डिपेंड थे। अब फर्टिलाइजर पर भी बैन लगा दिया तो जाहिर सी बात है साथियों, फर्टिलाइजर पर बैन लगने से, उर्वरक पर बैन लगने से फसलों की उत्पादकता में भी कमी देखेगी, फसलें विकास नहीं कर पाई, जिसकी वजह से क्या फसल अच्छी नहीं हो पाई और देश को भूखमरी अकाल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए अगर भूखमरी और अकाल के क्रम में देखें तो इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए, हाँ जी, चलिए अब इस चीज के चलते हुए सबसे पहले यह देखिए, देखो ये आपके समक्ष एक ग्राफ नजर आ रहा है आपको, रशिया यूक्रेन वॉर वर्सेस अर्लियर प्राइस शॉक। अगर ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक, जहां उर्वरक साथियों 2016 से इतनी यहां पर था, अचानक से अप्रैल 2022 के अंदर इतनी पीक पर पहुंच गया। अब ये ग्राफ बता रहा है यहां पर आ गया, कहां यहां पर था, ये प्राइस इतने बढ़ गए और प्राइस बढ़ने के क्रम पर लगभग मैं आपको बता दूं 331, है ना, यूएस डॉलर बताया गया है। न्यूज के अकॉर्डिंग 331 यूएस डॉलर है वो प्रति बैग क्या है, कीमतों में वृद्धि देखी गई। प्रति बैग कीमतों में वृद्धि जो देखी गई है साथियों वो 331 यूएस डॉलर की देखी गई है। उर्वरक की अगर बात करें, खाद की, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ में अपने आगे बढ़ते हैं। तो पूरा जो इस बात का निष्कर्ष है, इस खबर का निष्कर्ष है साथियों वो ये है कि यूएन के नाम पर, यूनाइटेड नेशन के नाम पर यूएस ने क्या कर दिया है, इजाजत दे दी है अब निर्यात पर कि रशिया निर्यात करेगा, अच्छे से रशिया बेच सकेगा। कोई भी देश है वो रशिया से अब क्या कर सकता है, गेहूं ले सकता है, उर्वरक भी ले सकता है। देखिए अगर उर्वरक और गेहूं की बात करें तो यूक्रेन भी मेरे साथियों अच्छा उत्पादक करता है, अच्छा उत्पादन करता है यूक्रेन भी। अब यूक्रेन और रशिया क्राइसिस चल रहा था जिसकी वजह से यूक्रेन उर्वरक का उत्पादन तो कर रहा था लेकिन बेच नहीं पा रहा था, क्योंकि बेचने के लिए उसको बाहर परिवहन के माध्यम से निकलना पड़ेगा।
अब परिवहन के तौर पर रशिया ने क्या है, उनकी सड़कों पर कब्जा कर लिया, ठीक है जी, उनके पोर्ट्स बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, हवाई अड्डों पर कब्जा कर लिया। अब भैया भेजे तो भेजे कैसे बाहर, ये बड़ा मुद्दा था। इस वजह से साथियों बाहर यूक्रेन भेज नहीं पाया गेहूं और उर्वरक, जिसकी वजह से और भुखमरी फैलने लगी। जो डिपेंडेंट थे इन पर, रूस पर और यूक्रेन पर, जो देश डिपेंडेंट थे निर्यात आयात के तौर पर, अब वहां पर वो चीज पहुंच नहीं रही है, उर्वरक नहीं पहुंच पाया, अनाज नहीं पहुंच पाया, गेहूं नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से अकाल का सामना करना पड़ा। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है जी। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट पढ़ी, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस क्रम के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं जो क्या है साथियों इन पर डिपेंडेंट थी। मोस्ट कंट्रीज हैं जो मतलब गेहूं का सबसे बड़ा क्या करती थी, आयात करती थी, रशिया और यूक्रेन पर। सोमालिया, सोमालिया के अंदर काफी ज्यादा भुखमरी फैली हुई है। सोमालिया के समुद्री लुटेरे काफी फेमस, आपको पता है, तटीय सीमा साझा करता है हिंद महासागर की। बेनिन, लाओस, मिस्र, सूडान, कोंगो, सेनेगल और तंजानिया, ये साथियों वो देश हैं जो काफी गरीबी से जूझ रहे हैं, पहले से ही तो गरीबी थी और ऊपर से ये यूक्रेन और रशिया जो युद्ध है इसकी वजह से और भुखमरी आ गई, क्योंकि गेहूं नहीं पहुंचा इन तक, ठीक है जी, अनाज नहीं पहुंचा, खाद नहीं पहुंची, फसलें उगाएं कैसे, ठीक है जी। अब यूरिया है साथियों, पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है, अब ये खाद के रूप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि में। अब जब यही नहीं पहुंचेंगे तो कृषि की पैदावार कैसे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। यानी कि सोल के अंदर, मिट्टी के अंदर जब तक नाइट्रोजन युक्त तत्वों की प्रचुर मात्रा नहीं होगी, ठीक है जी, तो फसल है, क्रॉप्स हैं, उनमें वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी। इसकी वजह से साथियों फसलें नहीं हो पाई और अनाज पैदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अनाज की कमी आ गई। अब ये अनाज मंगवाने वाले कहां से थे, यूक्रेन और रशिया से। भैया इन्होंने तो पहले से ही निर्यात रोक रखा था, क्योंकि रशिया ने कब्जा कर रखा है यूक्रेन के आधे हिस्से पर, जिसकी वजह से अब वो अनाज बाहर भेजे तो भेजे कैसे। और रशिया पर प्रतिबंध लगा रखा था यूएस ने, समझ में आ रही बात, ठीक है जी। चलिए इसके बाद में और आगे इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए साथियों ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। तो रूस यूक्रेन वॉर के कारण उर्वरक की भी भारी कमी देखनी पड़ी, इसकी कीमतों के अंदर इजाफा आया, जैसे मैंने $231 पर बैग मैंने आपको बताने का प्रयास किया। साथियों भारत के संदर्भ में अगर बात करें, अब यह जानना अति आवश्यक होगा कि सर जी भारत का क्या इसमें स्टैंड रहेगा, ठीक है। इंडिया का थोड़ा स्टैंड अपने देख लेते हैं साथियों। अगर भारत का स्टैंड देखा जाए तो भारत जो है साथियों वो वास्तविक तौर पर यूरिया का काफी अच्छा निर्यात करता है रशिया से, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि खरीफ की फसलों के लिए यूरिया की बड़ी ही अच्छी तरीके से अपने को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त है, तो नाइट्रोजन की भूमि के अंदर, मिट्टी में, सोल में आवश्यकता पड़ेगी इस तत्व की, ठीक है ना, जिसकी वजह से यूरिया डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो इससे पहले तो खरीफ की फसल नहीं आई थी, मानसून डिपेंडेंट जो अपने क्रॉप्स थी, है ना, उनको अपने उगाते चले जा रहे थे और काम चल रहा था उत्तर भारत के अंदर। अगर बात करें इसकी वजह से हमने यूरिया ज़्यादा नहीं मंगवाया, ठीक है, जितने अपने पास था अपने उसका प्रयोग करते चले गए। और आपने देखा भी होगा कुछ समय पहले की बात है, अपने देश के अंदर डीएपी से संबंधित क्राइसिस देखा था आपने, कि डीएपी से संबंधित बहुत सारी समस्याएं अपने देश को देखनी पड़ी थी। साथियों उसी के क्रम के अंदर भारत ने इसी चीज को देखते हुए अब नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया था गुजरात में, जो कि मैंने आपको एक स्पेशल सेशन में पढ़ा दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, नैनो यूरिया प्लांट से संबंधित। तो ये भारत ने भविष्य के अंदर देखते हुए ये प्लांट स्थापित किया है कि अगर वास्तविक तौर पर उर्वरक या खाद या यूरिया जो है, अगर इसका क्राइसिस आ जाए अपने देश में, बाहर से अपने को निर्यात के अंदर कमी मिले, तो भैया अपने पास कोई पीछे पैकेज तो हो, तो नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया का प्रयोग करके कम से कम खरीफ की फसलों को तो उगा सकते हैं ढंग से, ठीक है साथियों। चलिए अब निर्यात के तौर पर देख लीजिए कि भारत जो है वो इनमें से किस किस चीज का निर्यात करता है। भारत की अगर बात करें, आयात करता है, तो 50% भारत इंपोर्ट करता है साथियों। क्या चीज इंपोर्ट करता है, नाइट्रोजन युक्त जो जैसे पदार्थ है, यूरिया की बात कर ले और इसी के साथ में पोटाश की बात कर ले, पोटाश, ठीक है ना, ये भी 50% इंपोर्ट करता है भारत पोटाश, किससे, रूस प्लस बेलारूस, दोनों से। बेलारूस साथ में ही सीमा साझा करता है इससे, बेलारूस मित्र देश है रशिया का, ठीक है जी। चलो उसके बाद में बात करें तो भारत 20% फॉस्फोरिक एसिड, 20% फॉस्फोरिक एसिड,
20% फॉस्फोरिक एसिड का क्या करता है, इंपोर्ट करता है, किससे, यूक्रेन और रूस से। देख लो, अब यही दो देश है वो युद्ध के अंदर उतरे हुए हैं, तो भैया फॉस्फोरिक एसिड आएगा कैसे। 20% भारत इन पर डिपेंडेंट है। तीसरी बात अगर बात करें तो 15% अमोनिया रूस से लेता है। 15% अमोनिया NH3 है ना, ये कहां से लेते हैं हम, 15% रशिया से लेते हैं। अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में अगर बात करें साथियों, तो ये भी ध्यान में रखना है कि DAP जो अपनी है वो हम 60% है वो चीन और सऊदी अरब से लेते हैं। 60% DAP, देख लो, टोटल कुल उत्पादक का 60% जो DAP है वो हम किससे लेते हैं, चाइना से प्लस सऊदी अरब से। अब खाद के अंदर देख लो जी, हम इन सभी देशों पर डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर्स के तौर पर हम इन सभी देशों पर कितने ना कितने प्रतिशत पर डिपेंडेंट है, चाहे फिर वो 20% का आंकड़ा हो, चाहे 15% का, चाहे 50% का, चाहे 60% का। ये मैंने सारे के सारे आपको लिखित आंकड़े दे दिए हैं, ये अपने को अच्छे से समझ के चलने हैं, ठीक है साथियों। तो ये था मुद्दा। तो सीधी सीधी सी जो निष्कर्ष की बात है कि भैया अब रूस है वो अच्छे से क्या है, निर्यात कर सकेगा। जो देश हैं रूस और यूक्रेन पर डिपेंडेंट थे, ठीक है जी, तो वो भी अभी क्या है, यहाँ से क्या है, गेहूं और उर्वरक ले सकेंगे। अब यूक्रेन की बात कर लेते थोड़ी सी। क्या सर यूक्रेन भी आज़ाद हो गया इस मुद्दे पे? क्योंकि भैया रशिया ने यूक्रेन के काफ़ी सारे हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, तो अब यूक्रेन भी क्या बाहर भेजेगा परिवहन के माध्यम से गेहूं या खाद? इसका भी कोई निर्धारण नहीं हुआ है, ये डिपेंड करता है रशिया पर। कहीं ना कहीं ये सीधी सीधी बात यहाँ पर भी निकलती है कि US के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि रशिया अब युद्ध को रोक दे, कि रशिया भी इजाज़त दे दे यूक्रेन को कि भैया आप खाद और गेहूं बेच सकते हैं। अगर ऐसी इजाज़त देगा तो उसके कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब युद्ध विराम। समझ रहे हैं बात को? तो US भी ये चाहता है, इनडायरेक्टली तौर पर कहीं ना कहीं US के पीछे का जो उद्देश्य है, वो कारण है, वो ये भी हो सकता है, ठीक है साथियों। चलिए, ये तो भविष्य में देखा जाएगा कि युद्ध के बारे में आगे क्या चीज़ें सामने आएंगी, किस प्रकार के तथ्यात्मक आंकड़े सामने आएंगे, ठीक है, आएंगे तो आपके समक्ष रखे जाएंगे जरूर, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूं तो गेहूं और उर्वरक से संबंधित आपको रशिया और भारत का जो महत्वता है, योगदान है, वो अच्छे से समझ में आया। US के द्वारा क्या कहा गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी क्या कहा गया। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सचिव हैं वो भी रशिया के दौरे पर थे युद्ध के दौरान। आपको पता है जब युद्ध स्टार्ट ही हुआ था इनका, यूक्रेन और रशिया का, तो कहीं ना कहीं पीछे का कारण ये भी था। तो वो इसीलिए गए थे समझाने के लिए कि आने वाले समय में भैया आपकी वजह से भुखमरी आ सकती है कुछ देशों पर जो आप पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। चलिए साथियों, आशा करता हूँ संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अन्य साथियों तक, और जो भी बच्चा नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। ऐसी रोचक वीडियो कृषि से संबंधित और करंट से संबंधित अगर आपको देखनी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक हर एक वीडियो का पहुंचता रहे। इसी के साथ साथियों अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।